हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए जुड़ते रहिए हमारी लाइव क्लास में टीचमेंट ऐप्स पर। बहुत ही बढ़िया दिशा, सुमित, जुड़ते जाइए, उठिए तुरंत प्रभाव से। चलिए लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में उसका परिचय पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, बिल्कुल सर। आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर ओनली 4 डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि भाई किस अर्थशास्त्र ने, किस प्रोफेसर ने क्या डेफिनेशंस दी है, उस डेफिनेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। देखिएगा, जितने आप मेहनत करोगे उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। इस बार भी बहुत अच्छा हुआ आपके लिए कि भाई कोविड-19 का जो संक्रमण है वो तेजी गति से बढ़ चुका है और आपको मेहनत करने के लिए 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल गया आपको। ठीक है, और प्रमोट होने का भी वापस आपको हो गया। लेकिन आपको बचाव करना है, जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, घर से आपको बाहर नहीं निकलना है, अति आवश्यक कार्य है तो ही निकलना है, अदरवाइज किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, क्योंकि भी आप विद्यार्थी जीवन के अंदर है और विद्यार्थी जीवन के अंदर भी आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है और कोरोना को हराना है। और कोरोना को कैसे हराना है? घर में बैठकर आपको अपने लक्ष्य की तैयारी करनी है। अगर आपको जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो कोरोना स्वतः हार जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि वैसे भी हमारी सब वीडियो ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी की गई है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में पहले समझना, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र एक क्या है? आपके एक सब्जेक्ट है, एक क्या है? विषय। एक अर्थशास्त्र का एक विषय है और अर्थशास्त्र के अंदर केवल और केवल हम लोग आर्थिक क्रिया का ही अध्ययन करते हैं। कौन सी क्रिया सर? आर्थिक क्रिया। ठीक है, केवल और केवल आर्थिक क्रिया का ही अध्ययन करते हैं। अब सर इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि जो आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिसका सीधा सा संबंध किससे होता है? धन से। और आर्थिक क्रिया मतलब जहां पर मनुष्य को क्या होनी चाहिए? संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य को क्या प्राप्त होती है सर? संतुष्टि। जब मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है तब उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, आवश्यकता पूरी होगी, मनुष्य को संतुष्टि होगी। अब इसमें मैं कह रहा हूं सर आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता भी आएगी। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता कब पूरी होगी? जब आपके पास में साधन होगी। अब से आवश्यकता कहां से आएगी? साधन कहां से आएगी? इसको भी हम समझेंगे क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि अगर आपको ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है एवं मनुष्य को क्या होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिसका सीधा संबंध किससे होता है? धन से होता है, एज ए मनी से रिलेटेड। ठीक है, अब सब मनी से रिलेटेड तो होते हैं,
ठीक है, धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और धन से संबंधित यानी कि ऐसी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है जिसमें मनुष्य को क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य को क्या प्राप्त होती है सर, संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन देखना वो आपके आ रही है सर, किसकी डेफिनेशन आ रही है सर, प्रोफेसर एडम स्मिथ की। ध्यान रखना प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का हम जनक भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ध्यान रखना ये भी क्लास 12 है और 12 के अंदर मैं इनके जन्म और स्थान के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना भी जाता है। और ध्यान रखना इसी बंदे ने सन 1776 के अंदर बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक है। अब ध्यान रखना इनकी जो डेफिनेशन थी वो किस पर थी, तो सर इनकी जो डेफिनेशन थी वो यानी कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के अंदर, एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र में सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट दिया वो किसको दिया है, धन को। किसको दिया है, धन को। यानी कि इन्होंने धन संबंधित परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा दी है सर, धन पर आधारित परिभाषा। आपको एग्जामिनर कभी कभार क्वेश्चन कर सकता है, इकोनॉमिक्स की धन संबंधित परिभाषा बताइए, अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा लिखिए। या आपको ये कह सकता है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है। राइट टू डेफिनेशंस अकॉर्डिंग प्रोफेसर एडम स्मिथ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ध्यान रखना इन्होंने से क्या परिभाषा दी है, उस परिभाषा को अब समझने का प्रयास करना, ठीक है। बिल्कुल सर, भाई सीधी सी बात है, मान लीजिएगा ये कोई आपको एक क्षेत्र दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है सर, पिंडवाड़ा। ये आपका क्या है सर, पिंडवाड़ा। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से एग्जांपल को समझना, जुड़ते जाइएगा। गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, जुड़ते जाइएगा, बहुत बढ़िया। पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज। आपको आंसर आता है लेकिन आप उस आंसर को दे नहीं पाओगे। आपको आंसर आता है लेकिन आप उस प्रश्न को समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है। मैंने इस बार भी क्लास 11 के अंदर जो पेपर लिया था, उस पेपर को बहुत इजी मैंने दिया था, लेकिन थोड़ा माइंड को घुमाने से संबंधित मैंने प्रश्न पूछे थे। मैंने आपको पहले कहा था, आपको प्रश्नों को समझना, आपको आंसर आता है, लेकिन आपने अगर प्रश्न को रटा होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ा आप समझने का प्रयास करोगे तो ही आप कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ समझने का प्रयास करना। आपको एग्जामिनर कर सकता है कि भाई एडम स्मिथ के अनुसार परिभाषा बताइए, या फिर घुमा के देगा तो वो कहेगा कि भाई धन संबंधित परिभाषा दीजिए, या फिर ये कह सकता है कि भाई आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के अनुसार परिभाषा दीजिएगा, या अर्थशास्त्र के जनक के अकॉर्डिंग। जन्म नहीं है, ये जनक है बेटा, ठीक है, जनक है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ध्यान रखना इन्होंने सर क्या डेफिनेशंस दी है। मान लीजिएगा प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना था कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कहीं हर जगह का पैसा है, हर जगह का धन है, तो वहां पर कभी भी
मनुष्य को समस्या उत्पन्न नहीं होगी, मनुष्य को कभी भी कमी नहीं लगेगी, इनका ये मानना था। यानी कि हर जगह इन्होंने पैसों को बढ़ावा दिया, कहीं भी इन्होंने ये नहीं देखा कि भी यहाँ पे दुर्लभता होगी, कि यहाँ पे विकास होना चाहिए, कि यहाँ पे जन कल्याण होना चाहिए, वो बात नहीं। इनका मानना था कि भाई हर जगह क्या होना चाहिए, पैसा। यानी कि मान लीजिएगा ये आपका पिंगलाड़ा है, और इस पिंगलाड़ा के अंदर आप किसी भी इलाके में जाइए, हर इलाके के अंदर बड़े बड़े क्या है, बंगले हैं, बड़े बड़े क्या है, बंगले। हर घर के पास, हर बंगले के अंदर, ठीक है, हर गली के अंदर देखो तो भाई 4-4 5-5 क्या है, बंगले खड़े ही है। हर घर के बाहर में 2-2 गाड़ियां खड़ी है, 2-2 4 व्हीलर खड़ी है, ठीक है। आप कह रहे कि भाई हर घर के अंदर गार्डन किया हुआ है, स्विमिंग पूल किया हुआ है, ठीक है, तो भाई आप स्विमिंग पूल भी किया हुआ है, तो आप उस इलाके में जाओगे, ठीक है, आप उस इलाके में जाओगे तो आप लोग उस इलाके में जब जा गए, ठीक है, तो आपने सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट दिया वो किसको दिया सर, धन को दिया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसको दिया सर, धन को दिया है, कि भाई इस इलाके में तो सब कैसे पैसे वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि नहीं कहते, हम किसी भी क्षेत्र के अंदर गए, किसी भी इलाके के अंदर गए, और हम उस इलाके के अंदर हम लोगों ने कह दिया कि भाई इतना तो सबका है पिया वाला, क्या नहीं कहता भाई। आप मान लीजिएगा आप किसी भी बड़े इलाके में जाइए, चाहे आप राजपूत वास में जाइए या चाहे आप राम मंदिर के पास जाइए, अभी आप राम मंदिर आके जाओगे तो भाई आपके चोट बंगला बोल दिया, क्या नहीं कहता कि भाई यार ये तो बड़ी पैसों वाली पार्टी है। हम कहते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पे क्या कहते हैं कि भाई आप ये बताओ क्या पैसे वाले लोग हैं, हम यही कहते हैं, ठीक है। कहीं भी कह दिया और भाई ये 3 बंगले बांध दिए। अब जैसे कि हम अपनी क्लासेस के हम लोगों ने अपनी क्लासेस के 3-4 बंगले बांध दिए, ठीक है, 3-4 मंजिल बांध दी, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अच्छे पैसे कमाए, इन्होंने सबसे बड़ा क्या इंपॉर्टेंस दिया, पैसा। समझना इस प्रयास को, ठीक है भाई। यहाँ पे मान लीजिएगा मेरी क्लास है, ठीक है, मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले मान लीजिएगा 1 मान लेते, ठीक है, नहीं कि पहले मेरा जो कोचिंग सेंटर था वो इतना ही था, पहले जो मेरा कोचिंग सेंटर था वो इतना ही था। अब थोड़े समय होगा, ठीक है, अब थोड़े समय के अंदर मैंने 2 ऊपर और बांध दिए, ठीक है, 2 माले और कर दिए पूरे, ठीक है, 2 से 3 और कर दिए। चलिए अब भाई आते जाते लोग है, ठीक है, अब मेरे पास में रहते हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से कर दिया, बंगला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कच्ची झोपड़ी है, उसके पास तो वापिस एक बंगला आ गया। यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा मकान तो आ गया, ठीक है, और उसके पास में देखे तो भाई एक छोटा सा कोट का कोट है, इसके पास वापस एक बहुत बड़ा बंगला कर दिया। ये आपके मैंने कि हमारी पूरी गली का नक्शा बता दिया। अब इस गली के अंदर जब भी कोई लोग आता है तो यार हर व्यक्ति यही कहता है, क्योंकि हर घर के बाहर में क्या खड़ी है सर, 2-2 4 व्हीलर तो खड़ी है, ठीक है, हर घर के बाहर देखे तो कम से कम बाइक तो खड़ी है, 4 व्हीलर भी खड़ी है, कई सारे ऐसे घर इसमें कि भाई 4 व्हीलर खड़ी है। अब कोई भी आते जाते जो लोग है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने क्या पैसे वाली पार्टी है। यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिया वो किसको दिया सर, धन को दिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसको दिया है, धन को। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट माने यहाँ पे किसको, पैसों को माना है, ठीक है। तो ये किसकी परिभाषा थी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसको दिया था सर, धन को। यानी कि इनका मानना था कि भाई अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये इनकी परिभाषा हुई, ठीक है, और ये इस प्रकार से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने तो मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशंस कि भाई अर्थशास्त्र प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र
वह विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशंस हो गई। आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसको दिया था, धन को दिया था, और ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा। ठीक है, कि भाई प्रोफेसर रॉबिन्स ने कौन सी परिभाषा दी थी, तो नॉर्मल इन्होंने दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी थी। हम उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आप इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। आपको इस एग्जाम्पल को क्लियर लिखना है कि किसी कोई क्षेत्र है और उसके क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े गाड़ी बंगला है। ठीक है, बड़े बड़े बंगले है, गाड़ियां खड़ी है। ठीक है, स्विमिंग पूल है। तो वहां पर लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट दिया है कि भाई पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, तो वहां पर सबसे बड़ा महत्व है गया धन को। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। किसी क्षेत्र में गाड़ी बंगले है, बंगले, ठीक है, स्विमिंग पूल है, तो वहां धन को महत्व दिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब एक बार इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको रॉबिन्स की बता देता हूँ, जिसमें आवश्यकता को समझना है कि भाई आवश्यकता होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार चलिए, आप लोगों के सामने मैंने आवश्यकता और संसाधन की परिभाषा लिख ली है। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले आवश्यकता को समझना और संसाधन को समझना, उसके बाद में हम डेफिनेशन पे चलेंगे कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या परिभाषा दी थी। ठीक है, ध्यान रखना, आवश्यकता है जिसे हम नीड्स कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत व अपनी क्रय शक्ति सोचे बिना उसे पाने की इच्छा मात्र है। मतलब भाई मेरी इच्छा हो रही है कि यार अब मैं अपने घर के बाहर एक बहुत ही बढ़िया फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर दूं। ठीक है, मेरी इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है, और उस गाड़ी की जो कीमत है वो मेरे पास में है ही है। ठीक है, समझना, वो गाड़ी की कीमत मान लीजिएगा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चलिए, क्योंकि मुझे इसको दोनों तरीके से बताना है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर मार्शल से भी जोड़ना पड़ेगा और प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग भी जोड़ना है। ठीक है, तो भाई मान लीजिएगा मेरे पास में पैसा है और पैसा नहीं भी है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद में दुर्लभता संबंधित परिभाषा बता रहा हूं, तो उसको दुर्लभता संबंधित भी जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि मैंने कह दिया कि भाई अभी यहाँ पे मैं पहले दुर्लभता संबंधित परिभाषा बता रहा हूँ रॉबिन्स की। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पहले बात कर कि भाई किसी वस्तु की कीमत है, मान लीजिएगा फर्नीचर की जो कीमत है वो भाई 6 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 6 लाख रुपए, और मेरी जो क्रय क्षमता है, मैंने सोचा भी नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं है कि भाई मुझे वो गाड़ी खरीदनी है और उसकी कीमत मेरे पास में है या नहीं है, यानी कि ये पैसा मेरे पास में है या नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे उस गाड़ी की खरीदना ये मेरी इच्छा है। ठीक है, मुझे इच्छा हो रही है कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास में पैसा है या नहीं है वो मुझे देखना पड़ेगा, है या नहीं है वो मुझे कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है 6 लाख रुपए नहीं है मेरे पास में। ठीक है, जब 6 लाख रुपए नहीं है और मुझे भी इच्छा हो रही कि मुझे यह गाड़ी खरीदना है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आवश्यकता। भाई मान लीजिएगा मैं यहाँ से पिंजवाड़ा से जाता हूँ, कहाँ पे, सिरोही, पिंजवाड़ा से कहाँ जाता हूँ, सिरोही। ठीक है, पढ़ाने के लिए कॉलेज में। ठीक है, अब
यहाँ पे चलो फालना बढ़िया। मैं यार मुझे यार पिंजरा से फालना पढ़ाने के लिए मुझे यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई रेगुलर मैं किससे जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये लॉकडाउन है, ठीक है, कोरोना के अंदर ट्रेन भी क्या कर दिए, बंद कर दी है। ठीक है, जो लोकल टिकट है वो साधारण टिकट वो बंद कर दिया। ठीक है, अब यार भाई मुझे सोच रहा हूँ कि यार मुझे यार फालना जाना है और मैं अगर रेगुलर का मान लीजिएगा किराया दे दूं तो भैया मुझे तो बहुत महंगा पड़ रहा है। अब मुझे यार भाई पिंजरा से फालना जाने के लिए मुझे एक वास्तव में कभी गाड़ी की जरूरत है। मुझे वास्तव में कह रहा हूँ, चाहे भले 2 लाख रुपए ले या 5 लाख रुपए तक ले या न ले, भाई मेरी ये आवश्यकता है। भाई मेरे पास में हो सकता है मान लीजिएगा पैसा नहीं भी है, मेरे पास में पैसा मान लीजिएगा नहीं है, लेकिन मुझे गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी खरीदने मेरी एक आवश्यकता हो गई है। ठीक है, मुझे इस स्थान से भाई इस स्थान तक रेगुलर जाने की जरूरत है, लेकिन मैं कहाँ तक किराया दूंगा रोज। ठीक है, तो यार इससे तो कभी महंगा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे गाड़ी की वास्तव में जरूरत है, ये मेरी क्या हो गई एक आवश्यकता। समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद में देखना संसाधन को, रिसोर्स को समझना। किस रिसोर्स होते क्या, साधन क्या होते? संसाधनों से अभिप्राय है उन वस्तुओं व सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिन साधनों से कर रहे हैं और जो साधन है उसी साधन को हम क्या कहते हैं, संसाधन। ये कहो या साधन को एक ही बात है। ठीक है, इसी को हम साधन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से मैं उत्पादन कर रहा हूं, मान लीजिएगा मैं कचौरी है तो कचौरी बनाने के लिए मेरे पास में भाई साधन तो होने चाहिए। साधन बोले तो मेरे पास में माल मटेरियल होने चाहिए, पैसे हो गए तो ही मैं बना सकता हूँ, वरना नहीं बना सकता। समझ में आया? तो वहां पे साधन क्या हो गए, पैसा तो है ही है, धन तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ये बिल्डिंग में मान लीजिएगा मुझे खड़ी करनी है, तो इस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मुझे संसाधन में क्या जरूरत है भाई, आपको पता ही होगा उत्पादन के साधन कौन कौन से होते थे। ठीक है, बस उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कह रहा हूँ, आपको साधन होना बहुत ही जरूरत है। ठीक है, यानी कि जिस साधनों के माध्यम से आप उत्पादन कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। जहां पर मैंने लिखा कि वस्तु व सेवा के उत्पादन से, अन्य उपयोग, अन्य वस्तुओं के उत्पादन से। ठीक है, जहां पर निर्माण हो रहा है, अब वो निर्माण हो रहा है तो वो किससे निर्माण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन को या साधन को। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर आपको एग्जामिनर सीधा डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि भाई आप यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी पूछा जाता है कि संसाधनों की अगर दुर्लभता कह दे तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे संसाधनों की जो पूर्ति है, संसाधनों की पूर्ति की तुलना में मांग में क्या है, कमी है। मांग में क्या है, कमी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सर प्रोफेसर रॉबिन्स जिन्होंने किस पर आधारित परिभाषा दी है, तो सर प्रोफेसर रॉबिन्स है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है वो किस पर दी है, दुर्लभता पर दी है। किस पर दी है, दुर्लभता पर। ठीक है, आप इसे आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना प्रोफेसर जो रॉबिन्स थे इनका मानना क्या था कि भाई मान लीजिएगा मेरे पास में 500 रुपये, ये क्या है, एक साधन है। 500 रुपये क्या है, साधन है, जो क्या है, सीमित है। जो क्या है सर, सीमित है कि भाई मुझे खरीदारी करने, वो मेरा बजट कितना है, 500 रुपये। अब ध्यान रखना इसी 500 रुपये के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए सर, कपड़े भी चाहिए, कपड़े भी मुझे परचेसिंग करनी है, किताबें भी परचेसिंग करनी है, कॉपियां भी मुझे चाहिए,
ठीक है, मुझे भाई मेरे जेब में केवल और केवल 500 की नोट है और उसी 500 के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए सर, कपड़े भी चाहिए। 500 रुपये है, एक नोट है और उसी नोट के अंदर मुझे कपड़े भी चाहिए, किताबें भी चाहिए और कॉपियां भी चाहिए। यानी कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी आवश्यकता है वो कैसी है, असीमित है। आवश्यकता कैसी है, असीमित है। यानी कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई आपकी जो 500 रुपये ये क्या है, लिमिट है। आपके पास में जो 500 रुपये है वो बेटा क्या है, लिमिट है। आप ठीक है, अब 500 रुपये में हो सकता है आपके पास में आ सकता है असीमित है, यानी कि कई जरूरत है। ठीक है भाई, पैसे तो कम है लेकिन हमारे पास में जरूरतें क्या है, ज्यादा है। जरूरतें क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जरूरतें ज्यादा है, यानी कि आवश्यकता क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है। ठीक है, आवश्यकता कैसी है, अनलिमिटेड। ठीक है, जबकि जो रिसर्च है वो मेरे पास में क्या है, लिमिट है। 500 रुपये मेरे पास में फिक्स है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई दुर्लभता संबंधित हुई कि नहीं हुई। दुर्लभता का मतलब है यहाँ पर गरीबी। दुर्लभता का मतलब है क्या, गरीबी, यानी कि यहाँ पे गरीबी जैसी स्थिति हुई कि नहीं हुई। तो भैया मेरे पे इतनी इच्छा नहीं है। अब ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे गरीब व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, जो फालतू की आवश्यकता उससे कम करेगा ताकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक है, और आवश्यकताओं को जब पूरा करेगा तो उससे क्या होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। भाई यहाँ पर यानी कि आपको सीधा पता है कि भाई 500 रुपये लिमिट है और लेकिन आवश्यकता कैसी है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आवश्यकता विहीनता हुई कि नहीं हुई, यानी कि दुर्लभता संबंधित परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि सर प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें जिसमें साधन सीमित व आवश्यकताएं असीमित। आवश्यकताएं क्या कह सकते हैं, असीमित होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ध्यान रखना। इसके बाद मैं केवल अभी प्रोफेसर मार्क्स की ही बता रहा हूँ। अगले लेक्चर के अंदर प्रोफेसर जेके मेहता और प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा बताऊंगा और 6 की भी परिभाषा। या फिर काम कर सकते हैं हम कि भाई अभी मैं आपको एक तो 6 संबंधित परिभाषा बता देता हूँ इसी से आगे। ठीक है, ताकि आपको मुझे जोड़ने के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें आवश्यकताएं असीमित व साधन क्या होते हैं, सीमित। साधन क्या होते हैं, सीमित। ठीक है, साधन क्या होते हैं सर, सीमित होते हैं। ठीक है, साधन सीमित होते हैं। बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, यही से आपकी 6 की समस्या भी उत्पन्न होती है। यही से आपके अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है वो है 6 की, जो यही से उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन कर सकता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार परिभाषा लिखिए, या ये कह सकता है कि दुर्लभता संबंधित परिभाषा लिखिए, या फिर ये कह सकता है कि भाई आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा लिखिए। यानी कि एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल मैंने परिभाषा बता दी और इस तरीके से आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि हमारे पास में साधन 500 रुपए है जो सीमित है लेकिन आवश्यकता है असीमित है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करना। उसके बाद मैं इसी को 6 से संबंधित परिभाषा भी बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब हम अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या को
देख लेते हैं कि भाई हमारी मुख्य समस्या है वो होती क्या है। ध्यान रखना, इसको मैं इसी को मैं उसी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देख लेना आप, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या, ठीक है। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या, ठीक है। आप इसे चयन की समस्या कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चयन की समस्या, चयन पर आधारित परिभाषा। चयन पर आधारित परिभाषा। अब ध्यान रखना, इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं पूरी तरह से। देखिएगा, चलिए इसको मैं बता ही देता हूं पूरे तरीके से, वापिस समय लगना होगा तो लगेगा, क्योंकि इसके बाद में मुझे एक छोटी सी और डेफिनेशन बतानी है प्रोफेसर मार्शल की, जो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन ये है, क्योंकि वो टॉपिक्स जुड़ जाएगा इसलिए। बाकी मैं सैमुअलसन और जेके मैथमेटिकल आपको बता दूंगा। ध्यान रखना, अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि चयन संबंधित जो परिभाषा है, यानी कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपके जो साधन है वो क्या है सर, सीमित है, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी आवश्यकता है वो क्या है सर, असीमित है। आपकी जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 500 रुपये आपके पास में लिमिट है, 500 रुपये आपके पास में क्या है, लिमिट है, लेकिन अब उसी 500 रुपये के अंदर आपको, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कपड़े भी चाहिए, ठीक है, कॉपियां भी लानी है और किताबें भी लानी है, ठीक है, किताबें भी लानी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी आवश्यकता क्या हो चुकी है, असीमित हो चुकी है, यानी कि आवश्यकता क्या है, ज्यादा है। आवश्यकता क्या है सर, ज्यादा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा कि भाई सबसे जो मुख्य जो जरूरत है उसी को हम करेंगे कि भाई कपड़े हैं, जो व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि भाई कपड़े तो कोई भी होगा, ठीक है, पहले आप टी शर्ट में पढ़ो, उससे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉपियां भी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन किताबें सबसे इंपोर्टेंट है। किताबें क्या है, सबसे इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट चीज है वो कॉपियां और लगभग किताबें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कॉपी और किताबों को पूरा करेंगे, ठीक है। यानी कि आवश्यकताओं में फिर यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कमी। आवश्यकताओं में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, मनुष्य की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी। मनुष्य की जो आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी, पूरी होगी। वो कब होगी, जब आवश्यकता ज्यादा है, और आवश्यकता ज्यादा है उसमें क्या करनी होगी, कमी। जब कमी होगी तो इससे क्या हो जाएगा, मनुष्य में स्वतः क्या हो जाएगी, मनुष्य में स्वतः क्या हो जाएगी, संतुष्टि होगी। मनुष्य में स्वतः ही क्या होगी सर, संतुष्टि होगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये थी आपकी अर्थशास्त्र की मुख्य संबंधित परिभाषा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, तो सीधी से आपके पास में डेफिनेशन बन रही है कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है चयन की, जिसमें मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए, मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए, जब मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए असीमित आवश्यकताओं में कमी करके, मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए अपनी असीमित आवश्यकताओं में जब कमी करेगा तो उससे क्या होगी, चयन संबंधित परिभाषा है वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि मनुष्य को संतुष्टि होगी कि नहीं होगी, होगी। मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। यानी कि चयन
संबंधित परिभाषा इसमें मुख्य समस्या और ध्यान रखना एक प्रोफेसर किसने डेफिनेशन दी है वो भी आगे आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। मुख्य समस्या है चयन की है, ठीक है, चयन की है, जिसमें क्योंकि ये पॉइंट मुझे आगे बताना वापस, ठीक है, क्योंकि जेके मेहता आएगा तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, जिसमें आवश्यकता है असीमित होती है। आवश्यकता कैसी होती है सर? असीमित। वह साधन क्या है? सीमित है। साधन सीमित है तो उसमें चयन करना होता है। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, आपको पता होगा जब चुनाव होते हैं, आप इसे चुनावी समस्या भी कह सकते, ध्यान रखना, ठीक है, चुनावी समस्या भी कह सकते हैं इलेक्शन के टाइम में। अब यहाँ पे कह सकते हैं भैया चुनाव जब होते हैं तो उस समय साधन आप है, साधन क्या है? एक वोट है, ठीक है, कितने वोट है? केवल एक वोट है। अब ध्यान रखना जब एक वोट है और उस एक वोट पे, ठीक है, यानी कि साधन क्या सीमित है, साधन यहाँ पे क्या आ चुका आपके पास में? सीमित है, लेकिन आपके पास में जो पार्टियां है, जो आवश्यकता है वो कैसी है? अधिक है। आवश्यकता अधिक में बोले भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, कि भाई कांग्रेस को वोट देना है, कि भाई ये कह सकते हैं कि जो निर्दलीय पार्टी होती है कि भाई निर्दलीय पार्टी को देना है, कि भाई नोटा को वोट देना है, कि भाई किस व्यक्ति को नोट देना है। यानी कि यहाँ पर आपकी आवश्यकता क्या है? असीमित है, लेकिन इसमें से चयन किसका करना है? केवल एक का करना है। चयन किसका करना है? केवल एक ही का चयन करना है, लेकिन आपके पास वोट देने वाला केवल एक ही बंदा है, ठीक है, एक ही बंदा है जो वोट देगा। यानी कि अब इसमें से मुझे देखना है कि भाई सबसे इंपोर्टेंट क्या है, उसको मैं वोट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चयन संबंधित परिभाषा हुई कि नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं कि इसे चुनावी समस्या भी कहते हैं, इसे चुनावी समस्या भी कहते हैं, ठीक है, कि आप इसे चुनावी समस्या भी, ठीक है। एक बार इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेफिनेशन अभी और बता रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देखना, ठीक है, जिन्होंने जन कल्याण पर आधारित परिभाषा दी है, पब्लिक वेलफेयर पर, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में मैं सीधा नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं आज के वीडियो के अंदर, ठीक है, वो है प्रोफेसर मार्शल की। अभी मैंने आपको रॉबिन्स की बता दी और एडम स्मिथ की बता दी, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं प्रोफेसर मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है, वो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो किस पर दी है? जन कल्याण पर, जन कल्याण पर, मतलब पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, इस पर डेफिनेशन दी है। और आपको पता होगा कि इन्होंने सर एक पुस्तक लिखी थी जो आपको मैंने कल बताया था 1850 में, और उस पुस्तक का नाम क्या था सर? तो उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक लिखी थी। अब ध्यान रखना इसकी जो डेफिनेशंस थी वो किस पर थी? कल्याण पर थी। किस पर थी? कल्याण पर, यानी कि जहाँ पर लोगों का कल्याण है वहां पर अर्थशास्त्र का स्वतः क्या है? विकास, यानी कि मनुष्य को जहाँ पर संतुष्टि होगी वहां पर स्वतः क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इनका मानना था कि मनुष्य के पास में जो साधन है,
जो साधन है वो क्या है, असीमित है। जो साधन है वो क्या है, असीमित है। और जो साध्य है, जो साध्य है, साध्य बोले तो सर उद्देश्य, ये क्या है सर, सीमित है। ये क्या है सर, सीमित है, ये लिमिट है, जबकि ये क्या है, अनलिमिटेड है। अब इसको समझना सर क्या, कैसे, मान लीजिएगा मुझे कहीं जाना है, जैसे कि सपोज करना फालना जाना है, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, फालना, ठीक है भाई, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं ड्यूटी मेरी कहाँ पे, फालना, ठीक है। अब फालना जाने के लिए मेरे पास में कई सारे साधन है, जैसे मैं चाहूँ तो बस से जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टैक्सी के माध्यम से जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टेम्पो करके भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बाइक लेके जाऊँ, मैं चाहूँ तो ट्रेन के माध्यम से जाऊँ। भाई मेरे पास में यानी कि साधन क्या है, ये जो साधन है ये क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि यहाँ पर लोगों की आवश्यकता के लिए साधन क्या है, असीमित है। यानी कि लोगों को पूरी सुविधा है कि भाई जिससे जाना चाहे उससे जा सकता है, वो चाहे तो बस से जा सकता है, टैक्सी से, टेम्पो से, बाइक से, ट्रेन से, जिससे भी, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हुई कि नहीं हुई, हुई, यानी कि यहाँ पर लोगों की सुविधा हुई है। यहाँ पर क्या हुई, लोगों की सुविधा, यानी कि प्रोफेसर मार्शल का मानना था कि जहाँ पर मैं साधन असीमित कर दूंगा, यानी कि साधन है वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, साधन क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड, तो वहां पर स्वतः ही क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। जबकि ये क्या है, लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है, लिमिट। यहाँ पे मैं ध्यान रखना, आवश्यकता शब्दों को आप नहीं जोड़ सकते। अगर आप कहते हैं कि सर मैं आवश्यकताओं को जोड़ दूं तो गलत है, समझ में आया, बिल्कुल। तो इनकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि सर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें साधन असीमित होते हैं और साध्य क्या होते हैं सर, सीमित, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन हो चुकी है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको जन कल्याण के नाम से भी पूछा जा सकता है कि सर डेफिनेशन क्या होगी, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें, वह विषय जिसमें साधन सीमित होते हैं, सॉरी साधन असीमित है, साधन क्या है, असीमित, व साध्य क्या है, सीमित है। साध्य बोले तो सर उद्देश्य, साध्य बोले तो सर उद्देश्य, ये क्या है सर, सीमित है, ठीक है। और इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर लोगों की आवश्यकता के लिए अगर साधन असीमित करूंगा और साध्य को अगर मैं सीमित कर दूंगा तो वहां पर बताइए लोगों का स्वतः विकास होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर मनुष्य को स्वतः ही संतुष्टि प्राप्त होगी, स्वतः ही क्या जाएगी, अपने आप संतुष्टि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर जहाँ पर मनुष्य की स्वतः संतुष्टि प्राप्त होगी तो बताइए वहां पर विकास भी होगा कि नहीं होगा, होगा। ये इनका मानना था प्रोफेसर किसका, मार्शल का, जिन्होंने 1850 में पुस्तक लिखी थी, द अर्थशास्त्र के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की बुक लिखी थी, ठीक है। लिख लेता हूं यहाँ पे, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी, ठीक है। यानी कि जहां पर मुझे उत्पादन करने के लिए अगर साधन असीमित अगर कर दूंगा, उत्पादन के अगर साधनों को बढ़ा दूंगा, अगर मान लीजिएगा उत्पादन कितना बढ़ाना है कि मेरे पास में लिमिट है, ठीक है। यानी कि मान लीजिएगा मुझे 2000 लोगों का भोजन करना है, ठीक है, 2000 लोगों के लिए मुझे खाना बनाना, ये मेरे पास में फिक्स है, लिमिट है। लेकिन मेरे पास में खाना बनाने के लिए जो साधन है, जो सामग्री है, वो क्या है, ज्यादा है। अगर सामग्री ज्यादा है और आप बजट फिक्स है कि भाई मुझे इतना बना रहे, तो वहां पे क्या देगा, सोच देगा कि भाई अगर कम पड़ेगा, अगर मान लीजिएगा 2000 से अगर एक मान लीजिएगा 500 लोगों के ज्यादा भी आ जाए, ठीक है, तो हम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में सामग्री क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये इनका मानना था कि लोगों के लिए अगर सुविधा कर दे, जहां पर अगर लोगों का कल्याण होगा तो उस वहां पर स्वतः क्या हो जाएगा, विकास होगा, स्वतः क्या होगी, संतुष्टि होगी। लेकिन मनुष्य को अगर संतुष्टि होगी तो उस अर्थव्यवस्था का स्वतः क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ये किसका मानना था, प्रोफेसर मार्शल का, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है।
तो ये 3 डेफिनेशन हो चुकी है। अब बाकी की जो 2 डेफिनेशन है प्रोफेसर सैमुअल्सन और प्रोफेसर जे के मेहता की, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, क्योंकि मैं एक साथ डेफिनेशन अभी नहीं बता सकता। ठीक है, आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। और एक एक चीज को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया था वो किसको दिया था, धन को, कि भाई किसी भी इलाके में जाओगे तो पैसा ज्यादा है, यानी कि वहां पर बताया था एडम स्मिथ का मानना था कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है वो धन है, धन है तो सब है। ठीक है, ये मानना था एडम स्मिथ का, भाई किसी इलाके में बड़े बड़े गाड़ी बंगले या स्विमिंग पूल है तो वहां पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, पैसे वाली पार्टी। ठीक है, उसके बाद में प्रोफेसर रॉबिन्स का मानना था कि भाई साधन क्या है, सीमित, यानी कि मेरे पास में बजट क्या लिमिट है, लेकिन मेरे पास में जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित है, ज्यादा आवश्यकता है। प्रोफेसर मार्शल की मैंने बता दिया साधन क्या है, असीमित है, साधन असीमित बोल तो रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है, यानी कि सामग्री क्या है, ज्यादा है। लोगों की सुविधा के लिए मैंने कई सारी सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध कराई है, लेकिन लोगों का जो साध्य है वो क्या है, सीमित है। भाई लोगों का एक स्थान होता है कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन उस स्थान पे जाने के लिए मैंने साधन कई सारे उपलब्ध करवा दिए। ठीक है, अब पब्लिक जिससे चाहे उस साधन के से जा सकती है। ठीक है, तो ये था किसके, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे प्रोफेसर सैमुअल्सन और प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा में। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक सुबह 6 बजे हमारी वीडियो आपके यूट्यूब पर चैनल पर आती रहेगी। ठीक है, तो प्लीज आप देखना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।